नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं और फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर लें। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं आज। सबसे पहले ओणम फेस्टिवल की बात करेंगे। तो ये आपका एक तरीके से फसल की जो उत्पादकता है, जो उत्पादन वगैरह होता था फसल का, तो उससे रिलेटेड भारतीय संदर्भ में पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में बहुत सारे फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है जिनके कुछ सांस्कृतिक कारण भी है। तो ये साउथ का एक फेमस आपका क्या है, फेस्टिवल है, केरल के संदर्भ में है। इसको देखेंगे हम लोग, है ना। नौका जो दौड़ प्रतियोगिता वगैरह भी होती है ये भी आप लोगों को पता होगा इसके संदर्भ में। तो आर्ट एंड कल्चर में रख सकते हैं, फर्स्ट पेपर का पार्ट है, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है और आर्ट एंड कल्चर को हमको बिल्कुल कंटेक्चुअल ही लेकर चलना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आईएसटी के बारे में है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप लोगों ने सुना होगा 82.5 डिग्री जो है आपका 82.50 जिसको बोलते हैं आप लोग। इसका मतलब ये कि जो ग्रीनविच टाइम है, जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोला जाता है, वहां से हम 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे हैं, ठीक है। और 1 घंटे में 15 डिग्री माना जाता है, ठीक है ना, 15 डिग्री लिया जाता है। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 15 इंटू 5 और 7.5, तो 82.5 है, ठीक है। अब ये जो है आपका नैनी के पास से गुजरती है, इलाहाबाद के पास से गुजरती है ना, मिर्जापुर से गुजरती है। ये सब जो है फैक्चुअल जानकारी आप लोगों को पता होगा, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका कहां से, ज्योग्राफी का आपका संदर्भ है, ये आप जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं। इसके बाद लोकायुक्त की चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, है ना, उसमें आप मंत्री वगैरह को भी रख सकते हैं, जो आपके सांसद है, विधायक हैं। तो ये अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल करप्शन करता है तो भैया इनके पास पावर होती, तो उनके खिलाफ किस तरीके से उनके लिए जवाबदेहिता तय किया जाए, भ्रष्टाचार को कम किया जाए, तो उसके लिए ये संदर्भ लाया गया था, है ना। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों चीज आप सुनते होंगे। तो सेंटर में जो है आपका लोकपाल होता है और जो लोकायुक्त है वो स्टेट में जो है वो नियुक्त किया जाता है। दोनों का काम एक ही है। इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है आपका, है ना। और सेकंड पेपर में इसको आप रख सकते हैं किसमें, सेकंड पेपर का पार्ट है, जीएस पेपर 2 का पार्ट है ये आपका, है ना, ठीक है। गवर्नेंस के अंदर देखते हैं हम लोग। इसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करेंगे, बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है आपका, ठीक है ना। जैसे मैरिज वगैरह के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए जो है आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है, जो आपके मैरिज को देखने वाले ऑफिसर्स होते हैं उनके पास, है ना। कोर्ट मैरिज वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये उससे संदर्भित है आपका शादी विवाह। तो इसके संदर्भ में कोई एक्ट है तो संवैधानिक ग्राउंड देखना है तो जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। इसके बाद सर्विलियंस और राइट टू प्राइवेसी की बात करेंगे, हमेशा ये आपका चर्चा में बना रहता है। इसका कारण यह है कि लगातार जो राज्य की पहुंच है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन तक हो गई, तो कहीं ना कहीं जो राइट टू प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट्स, निजता का जो अधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा है। तो सेकंड पेपर में रख सकते हैं। अब पहले टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल कंटेक्चुअल है और कंटेक्चुअल ही रखना है हमको इस तरीके के टॉपिक्स को। जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद साइंस एंड टेक हो गया आपका, इसमें बिल्कुल कंटेक्चुअल ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो कंटेक्स्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली चीज जानने की जरूरत है कि ये है कैसा फेस्टिवल। तो मलयाली हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये आपका, ठीक है, वार्षिक मलयाली फसल उत्सव है, याद रहेगा। उसके बाद ये केरल का क्या है, आधिकारिक त्योहार भी है राज्य का,
ठीक है। अब इस त्योहार से संदर्भित जो आपकी क्या है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य देखें तो ये आपका राजा महाबली जिनको असुर या डिमोन बोला गया है, और वामन जो है आपके वो विष्णु जी के अवतार हैं, तो उनके संदर्भ में जो है इसको उनके स्मृति के संदर्भ में इसको मनाया जाता है। केरल में शांति और समृद्धि लाने वाले जो आपके डेमोन किंग है महाबली, उनकी घर वापसी का भी प्रतीक इसको माना जाता है। इसका सबसे पहले जो रेफरेंस मिला वो कहां पे मिला, संगम एक पोयम है जिसका नाम है मथुराई काशी, है ना, मथुराई काशी है ना, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी में इसका सबसे पहली बार उल्लेख देखा गया। इसके बाद ये मदुरई टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। 10 से 15 मतलब 10 दिन का ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो आपका स्टार्ट होता है कैसे, जो पहला दिन है ओणम का उसको बोला जाता है अथम, और जो लास्ट डे होता है उसको थिरुवोनम बोला जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इसके बाद इसमें ये बताया जा रहा है कि केरल के जो 3 मुख्य त्योहार हैं उनमें 2 और त्योहारों के नाम बताए जा रहे हैं। एक का नाम विशु है और एक का नाम जो है तिरुवथिरा है, ठीक है। अब यहां पर वड़क्कुम नाथन जो टेम्पल है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये मंदिर केरल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और शिव जी को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, ठीक। इसके बाद यहां पर जो आप देखेंगे तो ये जो मंदिर है उसमें जो है भित्ति चित्र देखे जाते हैं मंदिर के अंदर, ठीक है। इस तरीके की मुराल पेंटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें महाभारत के कई सारे दृश्यों को चिन्हित किया गया है। इसके बाद यहाँ पर जैसे देखेंगे तो शिला लेख वगैरह को भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुटुम्बलम लकड़ी में जो खुदी हुई शिलालेख है वो सब भी दिखाई देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो प्राचीन स्मारक है पुरातत्व स्थल भी है, और इसको जो आपका एक्ट है, यही जो एक्ट बनाया गया है प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, उसके अंतर्गत भित्ति चित्रों के साथ इस मंदिर को भारत का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो लोकप्रिय स्थानीय वहां की विधा है जिसको पॉपुलर लोक लोर बोलते हैं, लोकल लोर बोला जाता है, वहां पर यह भी माना जाता है, इस तरीके की रूढ़ी है कि ये परशुराम जी के द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर है और परशुराम जी को विष्णु जी के 6वें अवतार के रूप में माना जाता है। वर्ष 2012 की बात करें तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने रिकमेंड किया था 14 साइट्स को, उसमें से एक ये भी आपका टेंपल था, कौन सा, वडक्कुम नाथन टेंपल, है ना। तो इसको जो है विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने के लिए जो है इन्होंने आग्रह किया था। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा आईएसटी के बारे में है। तो सीधी बात है कि 1 सितंबर 1947 से हमने भारतीय मानक समय को पूरे भारत देश में आधिकारिक रूप से लागू किया, ठीक है ना। इसके पहले 2 टाइम चलता था, कोलकाता और मुंबई वाला। तो ये यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है जिसको आप ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, तो वहां से भारत की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये 5 आवर एंड 30 मिनट्स आ गए हैं। मैंने पहले ही कंसेप्ट आपको बता दिया, इसीलिए 82.5 डिग्री जो है पास होती है हमारे यहां से। लॉन्गिट्यूड से टाइम देखा जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लैटिट्यूड से नहीं देखा जाता, लॉन्गिट्यूड से देखा जाता है, ठीक है। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये बता रहे हैं कि ग्रीनविच मीन जो टाइम है जिसको आजकल यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम भी बोला जाता है, उससे 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। भारत में डे लाइट सेविंग टाइम का कंसेप्ट नहीं है जो विश्व के अन्य देशों में अपनाया जाता है, जहां पर किसी भी देश का अगर भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ईस्ट और वेस्ट में जो है वो फर्क पड़ जाता है ना, फर्क पड़ जाता है। अब अगर 15 डिग्री का फर्क हो गया तो 1 घंटे का फर्क हो गया, लगभग 30 घंटे तो 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में फर्क आ जाता है, तो जो ऑफिशियल टाइम है उसको सिंक्रोनाइज करने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। इसलिए मांग भी उठती रहती है हमारे यहाँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो है आप अलग टाइम जोन जो है लागू कर दीजिए, ताकि वहां पर जो है जो भी संसाधन है उनका क्या किया जा सके, समुचित रूप से उनका दोहन किया जा सके, ठीक है, समुचित रूप से उनका दोहन किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे यहां अभी तक फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। अब डे लाइट सेविंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी सर्दी का मौसम आ गया, बसंत ऋतु आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रातें लंबी होती हैं, ठीक है, तो उसमें समायोजित किया जाता है टाइम को, ठीक है। बसंत ऋतु, शरद ऋतु, जैसे ठंडी का टाइम देखेंगे, बरसात का टाइम, तो उसमें जैसे दिन बड़े छोटे होते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट किया जाता है, नॉर्मल सी चीज है ना, ये याद रहेगी। इसके बाद जो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर ये आपका गुजरता है ना, नैनी मिर्जापुर दोनों सुनते होंगे, इसलिए इलाहाबाद के निकट इन्होंने मिर्जापुर लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हिस्ट्री की बात करें तो 1884 में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन चल रहा था, तब हमारे यहाँ 2 टाइम जोन्स को वहां पर एक्सेप्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। एक बॉम्बे टाइम जोन था आपका और दूसरा कलकत्ता टाइम जोन था,
ठीक है। अब इसके बाद ही फिर 1947 से आप देखेंगे तो हमारे यहां सिर्फ एक ही को हमने फॉलो कर लिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो आपका 4th सेंचुरी है ना, 4वीं शताब्दी जो ईस्वी है आपकी, उसमें एक पुस्तक थी सूर्य सिद्धांत। उसमें यह माना गया था कि जो पूरे विश्व की जो प्रमुख मध्याह्न रेखा है वो उज्जैन से गुजरती है और वहीं से दिन का जो है वो दिन को और समय की हम गणना करते हैं। नॉर्मल सी चीजें, उज्जैन से निकलना माना जाता है वहां पर, ठीक है। और वहां पर मंदिर वगैरह भी है, ठीक। इससे संदर्भित मंदिर भी है आपका, ठीक है ना। और महाकाल आप सुनेंगे भगवान का नाम तो कहीं ना कहीं काल पर विजय प्राप्त करने वाले को ही महाकाल बोला जाता है। तो काल का संदर्भ जो है आपका समय से है, ठीक है ना। हम उसको जो है दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी है उसने डिवाइड किया था टाइम को मेजर करने के लिए। एक यहाँ पर जो है तरीका बता रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जब हम सांस लेते हैं तो एक सांस की जो समयावधि होती है वो उसको माना था उन्होंने कि वो लगभग 4 सेकंड होती है, ठीक है। तो 15 चौको 60, 15 इंटू 4 60 हो गया, तो 15 सांसें 1 मिनट के बराबर होती थी। लेकिन एक बात अगर आप देखेंगे तो पूरे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भारत में कोई भी मानकीकृत समय क्षेत्र नहीं था, ठीक है। 1850 के दशक में जब हमारे यहाँ रेलवे लाइन जो है स्टार्ट हुई तो फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये लगा कि भैया अब यहाँ पर तो जो है एकीकृत समय क्षेत्र की आवश्यकता है, टाइम जोन बनाने की आवश्यकता है। ब्रिटिश शासन ने वर्ष 1802 में वर्तमान समय क्षेत्र के उपयोग को चिन्हित भी किया था, ठीक है। अंत में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है भारत में पालन किया जाने वाला एकमात्र समय क्षेत्र बन गया जो 82.5 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट टॉपिक में हमको देखना है यहाँ पर लोकायुग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी केरला ने एक लोकायुक्त पर विधेयक जो है पारित किया है और उसने बोला है कि भैया लोकायुक्त की जो नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्ति होनी चाहिए वो विधायिका के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक है ना। अब ये कंटेक्स्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको जानने की आवश्यकता है कि ये लोकपाल और लोकायुक्त तो होता क्या। तो एक एक्ट लाया गया था, अन्ना हजारे जी ने जो मूवमेंट चलाया था, है ना, उसी के जो बाद ये एक्ट लाया गया 2013 में। हालांकि इसकी जो बात हो रही थी 1960 के दशक से ही हो रही थी। मोरारजी देसाई ने जब 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की तो वहां उन्होंने भी मांग रखी थी कि भैया इसको लागू करो, लोकपाल लाओ, ओम्बड्समैन लाओ, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज का ये आपका क्या है, एक तरीके का इनिशिएटिव है, ठीक है, स्वीडन वगैरह का। तो ये जो आपका एक्ट है 2013 का, तो इसमें प्रावधान किया गया कि संघ के लिए आप लोकपाल की नियुक्ति करेंगे, राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना करेंगे और ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। अब लोकपाल का कार्य क्या है, तो भैया जो भी सार्वजनिक पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनके लिए जांच वगैरह करते हैं ये आपके। अब ये अधिनियम जो है पूरे इंडिया में लागू है, तो भारत के बाहर भी जो आपके भारत के ऑफिशियल्स हैं उन पर भी ये लागू होगा। महाराष्ट्र जो है पहला ऐसा स्टेट है जिसने लोकायुक्त की संस्था शुरू की थी 1971 में। अभी तक 21 राज्यों में इसकी स्थापना हो गई, लेकिन ये नाम मात्र की स्थापना से नहीं होगा, इसको आपको जमीनी स्तर पर जो है इसका क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा। कौन से मंत्री के खिलाफ अभी तक जो है चार्जेस लग जाते हैं अगर पॉलिटिकल राइवलरी ना हो वहां पर, तो बताइए जरा आप नाम देखिएगा, किसी का नाम आता ही नहीं है, आराम से बैठे हैं, बड़े बड़े लोगों को लोन दे दिया, कैसे दे दिया, बिना पॉलिटिकल इंटरवेंशन के इतनी सारी चीजें कैसे हो जाती है, आप खुद सोच के देखिए, ठीक है। अब यहां पर बैकग्राउंड बताया जा रहा है, तो 1809 में जो ओम्बड्समैन जिसको लोकपाल बोला जाता है, इस तरीके की संस्था का इनॉग्रेशन ऑफिशियली स्वीडन में किया गया था। ये आपकी नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत आता है। इसके बाद भारत में अगर बात किया जाए कि इसकी अवधारणा की शुरुआत कहां से होती है ना, संवैधानिक लोकपाल की, तो सबसे पहली बार जो है इसकी मांग उठाई थी, प्रस्तावित किया गया था 1960 के दशक में। तत्कालीन जो कानून मंत्री थे अशोक कुमार सेन, उन्होंने संसद में यह बोला था कि भैया इसको आप लागू करिए, मांग किया था इनकी। इसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त जो टर्मिनोलॉजी है ये जो डॉक्टर एल.एन. सिंघवी है उनके द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि वर्ष 1966 में जो फर्स्ट एआरसी था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, उसमें भी सांसदों सहित सभी जो सार्वजनिक पदाधिकारी थे उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार और उनके खिलाफ जो शिकायतें उनको देखने के लिए 2 स्वतंत्र प्राधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की थी। इसके बाद 2002 की बात करेंगे तो जो एम.एन. वेंकट चलैया जी की अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के उद्देश्य से आयोग बनाया गया था, उसने भी सिफारिश किया था कि लोकपाल और लोकायुक्त की आप नियुक्ति करें। और इसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि भैया प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे में रखना चाहिए, लेकिन बाद में ये आया कि भैया प्रधानमंत्री को रख देंगे तो वहां पर तो राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, तो इस तरीके से वो बाहर आ गए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप उसके अंदर आना क्यों नहीं चाहते? आप मंत्री और प्रधानमंत्री आप बाद में, पहले आप देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं,
है ना। तो यहां पर उनकी वैयक्तिक जो है आपकी नैतिकता को यहां पर देखा जा सकता है। हमारे यहां मैंने कल भी और परसों भी जो है कहीं पर यह चीज बताया था कि यूएस के प्रेसिडेंट को पर्सनल जो वो काम करते हैं उनके लिए भी महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है, पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो स्क्रीन पे आके ही जो है अभद्रता करने लग जाते हैं मंत्री, क्योंकि एक बार अगर वो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए तो उनको लगता है कि भाई भगवान है, बाकी सब तो कीड़े मकोड़े। यहाँ पर 2005 में जो सेकंड एआरसी आया वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में, तो उन्होंने भी सिफारिश की थी कि लोकपाल का कार्यालय जो है बिना किसी डिले के तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए। 2011 में सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो है इस विधेयक के प्रस्ताव की जांच करने के लिए कि इसमें कैसे विधेयक बनाया जाए, कैसे कानून, तो प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह गठन किया गया था। और इसके बाद जो अन्ना हजारे जी का मूवमेंट था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, तो उसने जो है एक तरीके से प्रेशर ग्रुप का काम किया, है ना, दबाव डाला यूपीए की सरकार पर, और उसके परिणाम स्वरूप 2013 में ये एक्ट पारित तो हुआ था। लेकिन एक्ट पारित हुआ 9 साल हो गए हैं, ठीक है। और ये जो आपका एक्ट है 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति जी ने इसको सहमति दी थी, और ये 16 जनवरी 2014 से पूरे भारत देश में जो है आपका लागू हो गया। ये डेट आप याद रख सकते हैं, स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए तो डेट वगैरह इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। अब यहां पर लोकायुक्त के बारे में बताया जा रहा है, तो सीधी बात है, ये राज्य पर देखिए, जैसे लोकपाल सेंटर में है वैसे स्टेट में क्या है, लोकायुक्त है, सीधी सी बात है। तो एक तरीके का ये भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है, और केंद्र का जो लोकपाल है उसी के समतुल्य है। अब इसका प्रमुख कार्य क्या होगा, तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के जो आपकी समस्याएं हैं उनसे किस तरीके से निपटना है, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्यवाही करना है, ये सब जो है ये जांच वगैरह करता है, ठीक है ना। उनके खिलाफ जो भी आपकी आरोप होते हैं उनकी जांच वगैरह करता है, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि आमतौर पर ये जो अधिकारी होता है वो उच्च न्यायालय के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या तो सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इनका जो आपका टेन्योर है वो भी निश्चित होता है। एक बार जब इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो इनको ऐसे मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, है ना, इनको हटाया नहीं जा सकता, इनके लिए फिर इंपीचमेंट वगैरह लाया जाता है, वो भी विधायिका में, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो एक कमेटी बनती है, तो उस कमेटी में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद अगर वहां पर है तो उसके अध्यक्ष, फिर इसी के अपोज में विधानसभा में विपक्ष के नेता और विधान परिषद में भी विपक्ष के नेता, इनसे परामर्श करने के बाद संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है लोकपाल जिसको आप राज्य में लोकायुक्त बोलते हैं, उसके रूप में किसी व्यक्ति का चयन किया जाता है। अब लोकायुक्त की जो नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये बोला जा रहा है। अब इस कमेटी में ये सब जो है मेंबर्स है, इसके बाद जो है इनकी जो है कंसेंट ली जाती है गवर्नर की, है ना, तो वो नॉमिनल है एक तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे कुछ प्रदेशों में जो इनका कार्यकाल है 5 वर्ष है, तो कुछ राज्यों में 8 वर्ष, हर जगह जो है अलग अलग इसका जो है आयाम बना रखा गया है, तो एक रूपता नहीं है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे राज्यों में अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये सुओ मोटो से, मतलब बिना किसी रेफरेंस के खुद भी इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन, है ना, किसी भी अथॉरिटी के संदर्भ में, ठीक है। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई प्राधिकारी है तो उससे इसको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, अगर लोकपाल को लगा, लोकायुक्त को लगा, तो वो खुद भी जांच वगैरह कर सकते हैं। और एक बार नियुक्ति करने के बाद इनको बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जो विधायिका होगी उसके द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही इनको हटाया जा सकता है। अब लिमिटेशंस क्या है, तो बिल्कुल कॉमन है। पहली चीज तो ये कि इनके पास अभियोजन शक्तियों का अभाव है, पर्याप्त स्टाफ की कमी है, फंडिंग की कमी है, इनकी जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं कम है, उनकी सीमाएं हैं। तो ये सब जो है आपके प्रमुख यहाँ पर समस्या है। दूसरी चीज, कई सारे राज्यों में तो ये कार्यालय ही अभी तक वेकेंट पड़ा हुआ है। अनुसरण योग्य कदम ये है, तो पहले तो बात ये है कि सरकार को उन मुद्दों का समाधान करना चाहिए जिनके आधार पर लोग लोकपाल की मांग कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त है, तो भैया आप खुद ही प्रूफ करो ना। हाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इनको जो है स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए वित्तीय, प्रशासनिक और कानूनी आयामों पर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई भी फुल क्वेश्चन बनने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट है ये आपका, यहाँ पर एक रिट वगैरह लगी थी जो इसके प्रावधानों को चुनौती देने के उद्देश्य से दाखिल की गई थी, तो उस रिट को जो है खारिज कर दिया हमारे कोर्ट ने, ठीक है। इसमें यह बोला गया था कि जैसे मान लीजिए किसी को कोर्ट मैरिज करना है, तो उसको, कोई कपल है उसको शादी करना है, तो उसको 30 दिन पहले जो है अपना ये जो शादी करने का इरादा है उसके लिए एक नोटिस जो है जारी करना पड़ता है, फिर वो उसकी फैमिली के पास जाता है ना। तो कहने का मतलब ये कि दूसरों की इच्छाओं पर वो आपका निर्भर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका हरासमेंट होता है। अब यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954, तो इसके अंतर्गत विवाह का पंजीकरण, है ना, तलाक वगैरह के प्रावधान जो है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर
क्या है, मेंशन किए गए हैं। नॉर्मल सी चीजें। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में मान लीजिए मैरिज हो रही है ना, वो सोलोमनाइज्ड हो रही है इस एक्ट के अंतर्गत, तो उसमें कुछ कंडीशंस दी गई है। पहली चीज ये कि जो भी आपकी पार्टी शादी के लिए वहां पर गए हैं, जिन्होंने आवेदन दिया है, तो उनका कोई भी स्पाउस जो है वो जीवित नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो पार्टी है ना, वो आपकी मतलब मानसिक रूप से अक्षम ना हो कि वो अपना निर्णय ना ले पाए, तो वैध सहमति देने में वो असमर्थ ना हो। उसके बाद ये कि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ, कोई भी पक्ष जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा, है ना। देखिए कुल मिला के ये जो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं ना, ये नॉर्मल सी चीजें हैं कि जैसे पार्टीज हैं तो वो किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में तो नहीं है, किसी तरीके का शोषणकारी आयाम के कारण तो ये शादी नहीं हो रही, तो ये सब चीजें वहां पर देखी जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रावधान ये है कि अगर पुरुष ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और महिला ने 18 वर्ष की, तो उनकी शादी हो जाएगी। ये कंडीशन देख जाइएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखे गए कि इसमें इश्यूज क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर जो अब ये मेंशन ग्राउंड्स है, उन्हीं को वहां पर क्या किया गया है, उनमें ऑब्जेक्शन लगाया गया। पहली चीज तो ये कि मैरिज ऑफिसर को ये प्राधिकार दिया गया है यहाँ पर कि भैया उसके पास जो है यहाँ पर आवेदन दिया जाना अनिवार्य है। अब जब तक वो जो अधिकारी है संतुष्ट नहीं होगा, तब तक जो भी कपल है वो शादी नहीं कर पाएगा, तो उसकी शादी किसी दूसरे पर निर्भर है। उसके बाद उसकी राइट टू प्राइवेसी भी कहीं ना कहीं ब्रीच हो रही है। अब इसके साथ जो इश्यूज इस एसोसिएटेड है वो बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यही कि 30 दिन पहले जो है यहाँ पर आवेदन देके और फिर वो आवेदन ऑफिसर के पास जाएगा, फिर वहां से फैमिली के पास जाएगा। अब जनता के पास, फैमिली के पास अगर जा रहा है इस तरीके का आपका निर्णय, जो आपका वैयक्तिक निर्णय है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, और कहीं ना कहीं जो आपका समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 और 15, उसका भी ये उल्लंघन है, उसमें भी विभेदीकरण का एक संदर्भ है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इसके कारण मान लीजिए कि आप घर वालों के पास गया उस तरीके का कोई लेटर, और घर वाले नहीं चाहते कि भैया इंटरकास्ट मैरिज मत करिए आप, तो वो जो कपल है उनकी जो वैयक्तिक संदर्भ है, जो उनका अधिकार है कि वो निर्णय ले सके, वो नहीं ले पाएंगे। उनका हरासमेंट वगैरह भी होता है, हमारे यहाँ ऑनर किलिंग वगैरह का भी संदर्भ देखा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब पब्लिक डिस्क्लोजर होता है किसी मैरिज के बारे में, तो वहां पर कम्युनल एलिमेंट्स भी जो हैं वो कैटलाइज किए जाते हैं। ठीक है ना, ये भी अपने आप में प्रॉब्लम है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो वैयक्तिक जानकारी है उसकी उपलब्धता अगर पब्लिक कर दी जाए, सार्वजनिक कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं जो है जो वैयक्तिक अधिकार है ना, उनका हनन होता है, उनको जो है गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि जैसे मैरिज रजिस्टर होता है तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं मैरिज के लिए, तो अपने आप में ये एक समस्या है। तो इस तरीके से जो कपल होते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है वो रिलेटेड है आपका सर्विलियंस और राइट टू प्राइवेसी। मैंने बताया कि बार बार जो है यहाँ पर नए नए जो कानून है, नई नई जो आपसे जानकारी है, जैसे आधार कार्ड, ये है ना, हर जगह फेस रिकॉग्निशन है आपका, बहुत सारी जो एप्स है, iOS है, एंड्रॉइड है, तो आपकी जो पर्सनल जो डेटा है उसको वो क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वहां पर क्या हो रहा है, आपकी निजता के अधिकार का उल्लंघन तो हो ही रहा है। उसके अलावा आप ये सोचिए कि साइबर थ्रेट है क्या, नहीं है ना, साइबर थ्रेट है कि नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते, कि भैया अकाउंट से पैसे गायब हो गए, आपकी जानकारी दूसरे के पास चली गई। आप फोन में देखिएगा कि अपने आप कस्टमर के पास आपका नंबर चला जाता है। कैसे चला जाता है? बोला जाता है कि विदेशों में हमारा डेटा जो है वो सेल कर, कैसे कर दिया आपने बिना पूछे। हाँ, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, और इसको यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि पूरी जो दुनिया है और जो दुनिया के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक देश है वो आपके प्रौद्योगिकी के द्वारा संचालित है। और अभी हमारे यहाँ आप देखेंगे तो डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए, जैसे डेटा जो आपका थेफ्ट वगैरह होता है या डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव एक लॉ नहीं लाया गया है। तो यहाँ पर डेटा प्रबंधन और विश्लेषण की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ना। ठीक है। जब तक हम डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि पब्लिक का बिहेवियर क्या है ना, और किस तरीके से जो है हमको पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है, वो चीजें बताई जा रही है, डेटा का सिग्निफिकेंस। अब ये सब अपने आप लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये आर्टिकल जैसे लिखा गया है, ये आंसर राइटिंग की एक कला है। इसके बाद डेटा का जैसे एक्सेस हो जाएगा जनता के पास, तो जनता सरकार के ऊपर जवाबदेहिता तय कर सकती है, और इससे शासन की स्थिति भी बेहतर हो सकती है, मतलब गुड गवर्नेंस को भी इंश्योर करेगा और सरकार की जवाबदेहिता भी जो है वो सुनिश्चित करेगा।
अब जो डेटा डेफिसिट, अगर डेटा नहीं है हमारे पास तो उसकी क्या एडवर्स इंपैक्ट होते हैं वो बताया जा रहा है। तो सीधी बात है, गवर्नमेंट के जो अकाउंटेबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं लैक करती है, उसमें कमी देखी जाती है। उसके बाद जो नीति निर्माण और शासन है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। और निर्णय लेने पर भी जो है वो निर्णय की जो क्षमता है वो भी प्रभावित होती है हमारी ऋणात्मक आयाम पर। इसके बाद आप देखेंगे कि डेटा की कमी के कारण जैसे सरकार की सफलता की जो कहानी जो सुनाई जाती है, झूठे जो आपके राजनीतिक आख्यान वगैरह होते हैं उसका प्रसार किया जाता है कि भैया अच्छे दिन आ गए, है ना, सरकार कोई भी हो अच्छे ही दिन चल रहे हैं, आम आदमी मर रहा है लेकिन अच्छे दिन चल रहे हैं। डेटा देखते चलिए आप कि बोले कि हमारे यहाँ बम्पर उत्पादन हुआ है। अरे भैया बम्पर प्रोडक्शन हुआ पर क्या किसानों की आय बढ़ी है? आप 200-300 रुपए उनको दे के और ये पॉपुलिस्ट अप्रोच अपना के उनका जीवन स्तर नहीं सुधार सकते। अब वो अपने बेटे को कैसे पढ़ाएगा जो कृषक है? और किसान का संदर्भ में बार बार बोलता हूं कि कौन सा आप में से ऐसा व्यक्ति है जो किसान लड़की या किसान लड़के से शादी कर लेगा? उसको तो गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहिए। हाँ, तो ये सब चीजें क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे समाज में। हमारी मानसिकता तक उन्होंने पढ़ रखी है और उसी तरीके से वो हमको मोबिलाइज करते हैं। तो जब तक जनता अवेयर नहीं होगी तो ये जो जनता के प्रतिनिधि बन के बैठे वो कैसे अवेयर होंगे? क्योंकि जब हम खुद ही भ्रष्ट हैं, हम अनअवेयर हैं, हम चुन के उनको भेजते हैं छोटे छोटे फायदों के लिए, है ना, तो हमारा कोई पर्सनल आदमी खड़ा हो जाए हम उसी को वोट देंगे। तो हमारी न्यूट्रलिटी तो है नहीं, हम दूसरे से कैसे न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे यहाँ सामाजिक क्रांति नहीं होने की आवश्यकता है। जैसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के कारण आप पार्टी आ गई, लेकिन वो तो मुद्दा खत्म हो गया ना, मुद्दा खत्म हो गया। अब स्टेटमेंट आता है कि अन्ना हजारे बोलते हैं कि भैया हमको धोखा दे दिया। अरे किसको धोखा दिया किसको नहीं दिया, लेकिन आप देखो कि वो आदमी खुद भी सिविल सर्वेंट था और आने के बाद क्या कर रहा है, उसका भी एक ही जो है वहां पर टारगेट है कि भैया प्रधानमंत्री बन जाए, ये बन जाए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मेरे लिए ये सिर्फ केस स्टडी है। मेरी वैयक्तिक किसी से कोई जो है यहाँ पर ना तो लगाव है और ना किसी तरीके का द्वेष है ना राजनेताओं से, है ना। उनकी पॉलिसीज को अगर मैं क्रिटिसाइज करता हूं तो वो मेरा राइट है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तार्किक आयाम पर हम उनकी आलोचना तो कर सकते हैं, और आलोचना जो वर्ड है वो पॉजिटिव है, व्यंग्य नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। अब सरकार और नागरिकों के बीच जो आपका डेटा डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इंफॉर्मेशन की जो आपकी विषमता बढ़ती जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं नागरिकों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब जो सरकारी आंकड़ों का जो अभाव है उसके कारण क्या होता है कि जो नागरिकों के अधिकार है वो ऋणात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। इसके बाद सरकार की ओर से कई सारे जो आपके बहाने लिए जाते हैं कि भैया राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, हम आपको ये जानकारी नहीं दे सकते, आरटीआई वगैरह दायर करो तो भी जो जानकारी नहीं आती वहां से। तो ये जो डेटा की अस्वीकृति किया जाता है, इससे ये पता चलता है कि सरकार की शक्ति जो है, शक्ति संकेंद्रण जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो शक्ति संकेंद्रण के रूप में वो आपको दिखाई देता है। इसके बाद जो कई बार ये बोला जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का आड़ा लेके, मतलब वहां पर आड़ ले लिया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, हम आपको जो है ये आंकड़े उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, है ना। तो उससे भी ऋणात्मक प्रभाव देखा जाता है नागरिकों के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव से भारत के हितों पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर व्यवहारिक विचार विमर्श का मुद्दा ही नहीं बन पाएगा। जब आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तो आप डिस्कस कैसे करोगे। इसके बाद सर्विलियंस और प्राइवेसी की बात की जा रही है, तो सीधी बात है डेटा सिक्योरिटी को लेके, प्राइवेसी को लेके, साइबर सर्विलियंस को लेके पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो भारत को कई तरीके के थ्रेट का, समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो केंद्र और राज्य की सरकार की जो पैठ व्यक्तिगत जीवन तक आ गई है, तो व्यक्ति की निजता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो एंड्रॉइड है, आईओएस मोबाइल है ना, तो ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो इनकी निगरानी के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक कानून या विधान नहीं बनाया गया है, तो अभी तक सरकार इनको भी नियंत्रित नहीं कर पा रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भी व्यक्तियों के जो आपकी निजता का अधिकार है उनका उल्लंघन किया जाता है। वहां पर अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया जाता है, जो प्राधिकारी होते हैं, अथॉरिटीज की, भैया आप इनकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन वो भी एक्सेस कर सकते हैं। दुनिया भर में आप देखेंगे यूएस है, यूके है, तो उन्होंने जैसे फेस रिकॉग्निशन का जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज या तो बिल्कुल कम कर दिया या तो उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया है। लेकिन भारत में अभी भी पर्याप्त रूप से इसका यूज किया जा रहा है ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ग्लोबल लेवल पे उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यूएस ने एक एक्ट जो है वो आपका पारित किया है, पास किया है, वायर टेप एक्ट, जो आपका प्राइवेट सर्विलियंस को कंट्री में प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंधित करता है। इसके बाद यूएस में पैट्रियट एक्ट है, वहां पर मैंडेटरी बनाया गया है ना, मैंडेटरी बनाया गया है कि निगरानी के लिए अदालतों को मंजूरी दी गई है, उनको अनिवार्य बनाया गया है अधिनियम बना के कि भैया इस तरीके का कोई काम तो नहीं कर रहा कि राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो रही। तो वहां पर अदालतों को वहां पर प्राधिकार दिया गया, उनको नियंत्रण का अधिकार दिया गया है, प्राधिकार दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया है कि दोनों अधिनियमों के अंतर्गत देखेंगे तो वहां तो कहीं ना कहीं जो है
व्यक्तियों के जो निजता का अधिकार है उसको बनाए रखा जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो मान लीजिए कि जैसे किसी भी प्राइवेसी का ब्रीच होता है, गोपनीयता का उल्लंघन होता है, तो उसकी मामलों की जांच के लिए वहां पर गोपनीयता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि भैया साइबर जो थ्रेट है, जो साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है, जो एक आम आदमी को इस तरीके से वंचित वर्ग में शामिल कर रहा है कि वो आने वाले टाइम पे उसको यही नहीं पता होता कि भैया मैं किस जो है लिंक पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पूरे के पूरे जो है अकाउंट से पैसे खाली हो जाएंगे, मेरे जो पर्सनल डेटा जो सेंसिटिव डेटा है वो एक्सेस कर लिया जाएगा। तो इसको कर्ब करने के लिए डेटा संरक्षण कानून जो है व्यापक स्तर पर लाकर उसको पारित किया जाना चाहिए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जैसे। इसके बाद यहां पर जो नागरिकों का मौलिक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, वो आपका मानवाधिकार के अंतर्गत भी आता है। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर जो है डेटा संचालित शासन की नितांत आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू जो है युद्धाभ्यास जो आपका वॉस्टोक है, एक्सरसाइज वॉस्टोक 2022, उसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो ये मल्टीलैटरल स्ट्रैटेजिक और आपका कमांड एक्सरसाइज है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये जो है अभी शुरू किया गया है, ये आपका कहां पर, रशिया के ईस्टर्न एक आपका जिला है, वहां पर 1 से 7 सितंबर 2022 तक ये आपका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो भाग लेने वाले देश हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि इसमें जो आपके भाग लेने वाले देश हैं उसमें चाइना है, रशिया है, भारत है, बेलारूस है, ताजिकिस्तान और मंगोलिया है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें डिवेंचर के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला ये कि डिवेंचर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है, और कोई भी कंपनी इसको जो है वो जारी करती है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इसको इशू जब किया जाता है तो इसमें निश्चित ब्याज का भुगतान करने का वादा भी होता है, उसके मद्देनजर एक जो है टेन्योर भी डिसाइड किया जाता है, निर्दिष्ट अवधि के लिए इसको जारी किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये कि इन्हें व्यक्तियों, बैंकिंग कंपनियों, भारत में पंजीकृत कारपोरेट जो भी आपके बॉडी निकाय होते हैं और जो भी आपके क्या है, इसके अलावा जो अनिगमित निकाय हैं उनके लिए जारी किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। लास्ट स्टेटमेंट ये है कि जो कुछ डिवेंचर होते हैं उसमें संबंधित जो आपका ओनर होता है, मालिक, उनके विवेक पर एक निश्चित समय के बाद उनको शेयरों में कन्वर्टिबिलिटी की जो है क्या दी जाती है, वहां पर पावर दी जाती है, डिस्क्रिशन दिया जाता है ना, मतलब शेयरों में परिवर्तनीयता की उसमें क्या दिया जाता है, उनको विवेकाधीन शक्ति दी जाती है, प्राधिकार दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पूछा जा रहा है गलत कौन सा, तो कोई भी गलत नहीं है भाई साहब, यहाँ पर इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें क्योंकि यही मोटिवेशन हमारी पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।